आप लोगों को आज ऑर्गेनिक का नेक्स्ट वीडियो हम देने चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले सभी लोग जैसे ही वीडियो शुरू हुआ इस चीज़ का ध्यान रखो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो। पूरा देखोगे तो वीडियो क्या होगा, समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपके समझ में आएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ था कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। जानते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं, अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन पे बात करें तो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और लास्ट रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। समटाइम यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में पढ़ी जाती है, और नो मैकेनिज्म रिएक्शन या इसी को पे रिसाइक्लिक रिएक्शन भी लिखता है, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जो होती हैं, जैसे रिएक्शन के लिए स्टार्ट में हम लोगों ने बोला था कि क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है जो किसी रिएजेंट के साथ एक्टिवेट होकर रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लेकिन इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में भी कुछ होता है। जैसे ये एनर्जी का ग्राफ आपको ये चीज़ क्लियर करेगा, कोर्स ऑफ रिएक्शन, और ये हो गई इसकी एनर्जी, ठीक। ये ग्राफ हमेशा बेल शेप होता है। अब जरूरी नहीं कि ये पॉइंट यहाँ भी आ सकता है और ये पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्टेंट जो है इसकी एनर्जी आप देखो, ये पहले से इतना एनर्जेटिक है, इतनी एनर्जी इसके पास पहले से है, जो भी मान लीजिए एक्स अमाउंट एनर्जी इसके पास पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। इसको आपने कितनी एनर्जी और दी है, तो ये कितनी एनर्जी और दी है, ये इतना अमाउंट एनर्जी का आपने और दिया, ठीक है। तो इसे क्या बोल देता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हो उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल दे रहे हैं। यहाँ पर आने पर एक रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के बीच में एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिया गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट कहा गया, या कभी कहीं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा गया, बहुत सारे नाम। तो यहाँ पर मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ना होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसको इजिली ट्रैप नहीं किया सकता, मतलब भाई प्रोडक्ट बनना है और या तो पहले रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में जो था उसको तो आप फाइंड नहीं कर सकते ना, वो तो आपको रिएक्शन में मिला नहीं। जब रिएक्शन में मिला नहीं तो इसे कह सकते हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कभी भी रिएक्शन में क्या होते हैं, फाइंड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हम उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले नहीं पाते, ठीक है। इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कहा जाता है कि रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, मेनली 3 टाइप के होते हैं और किस पे डिपेंड करते हैं, बॉन्ड की ब्रेकिंग पे, ठीक है। कौन कौन सी बॉन्ड्स हो सकती हैं, आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो मेनली कौन सी बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो 2 टाइप से ब्रेक हो सकती है, एक होमोलिटिक और दूसरा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो जो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हुए थे, जो मॉलिक्यूल आकर बॉन्ड बनाए थे, वो बॉन्ड क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। और कहा जाता है जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द 2 एटम्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करता है 2 एटम के बीच में, जब ऐसी होती है शेयरिंग तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये 2 एटम है ए और बी, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी शेयरिंग कर लेता है। जब इनकी शेयरिंग कर लेता है तो ये जो बॉन्ड बना यही क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। जब ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, इसका वाला, और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसका वाला इसको मिल जाएगा। इस तरह से क्या हो गया कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लिए। ऐसी कंडीशन में इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और अगर ये केस कार्बन के साथ होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, कार्बन फ्री रेडिकल। तो देखिए जरा, कह रहे हैं कि ये ए और बी मॉलिक्यूल है जिनके बीच में होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है। कौन सा होता है, होमोलिटिक
बॉन्ड फिशन, ठीक है, बॉन्ड फिशन या होमोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं, ठीक, बॉन्ड को तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक। तो ब्रेक डाउन कह रहा होमोलिटिक होगा, तो यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रॉन थे उसको देखो, ये जो एरो दिखाया जा रहा है कैसे दिखाया जा रहा है, हाफ एरो है, ठीक है, हेड पूरा कंप्लीट नहीं किया जा रहा, ठीक है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है बी की तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चला आता है, ठीक। तो इस तरह से ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। अगर यही बॉन्ड फिजन कैसा होता है, हेट्रोलिटिक होता है, हेट्रोलिटिक, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम को मिल जाने चाहिए और दूसरे एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले जाएंगे, इसके मतलब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो होंगे दूसरे के पास चले जाएंगे। यानी यहाँ पर जो मामला है इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो डिसाइड करेगा क्या, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है, ऐसी बॉन्ड जो होगी, ये बॉन्ड जो होगी वो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगी। कैसी होगी, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इस केस में बॉन्ड जो होगी वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी। जनरली एक चीज़ ध्यान रखना, ये जनरली ऐसे कहा जाता है, अभी ये जरूरी नहीं, एक्सेप्शन बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी तभी हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पर ये मान लिया जाए कि बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है किससे, ए से, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ बी एटम इज ग्रेटर देन ए, तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएंगे, ठीक है। जब बी के पास जाएंगे तो ए के पास से गए तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। तो जो माइनस चार्ज आएगा इसे हम क्या बोलते हैं, एनायन, क्या बोलेंगे, एनायन, और इसको क्या बोलेंगे, कैटायन, ठीक है। तो इन केस ऑफ कार्बन, कह रहा है इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के केस में क्या होगा, ये जो मेन तीन इंटरमीडिएट हैं, पहला इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोनियम आयन। जानते हो आईयूएम क्यों लगाता है, आईयूएम किसके लिए लगाता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। देखो ज़्यादातर मेटल्स के नाम के साथ आखिरी में क्या जोड़ा हुआ है, आईयूएम जोड़ा गया है, ठीक है। तो कार्बोनियम आयन या इसी को बोलता है कार्बो कैटायन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज वाला। थर्ड हो गया कार्ब एनायन, कार्बन आयन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हो, उस कार्बन, वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हो। ये तीन मेन रेडिकल हैं, तीन इंटरमीडिएट जिनको आपको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है, किसका, यूपी बोर्ड का सिलेबस, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर कार्बीन, यूपी बोर्ड में एक रिएक्शन है रीमर्टीमन रिएक्शन, वहाँ पर कार्बीन इंटरमीडिएट यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसको भी पढ़ लेना चाहिए, कार्बीन हो गया और नाइट्रीन और बेंजाइन, ठीक है, ये भी तीन इंटरमीडिएट पढ़ने हमको चाहिए। तो इस तरह से करके हम लोगों को कुल मिला कितने इंटरमीडिएट पढ़ने हैं, 6 इंटरमीडिएट, ठीक है। कौन कौन से, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन, ठीक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, इन लोगों को क्या, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम इनके बारे में, पहला पढ़ेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन एंड इट्स कंडीशन, ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ये आयन्स बनते हैं, ये फ्री रेडिकल बनते हैं या ये रेडिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इनका स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामितीय संरचना। तीसरा स्टेबिलिटी, ठीक है, ये 3 पॉइंट हमको पढ़ने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, कार्बन फ्री रेडिकल से कर लेते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल की, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन मुक्त मूलक फ्री रेडिकल, ठीक है। क्या है कार्बन फ्री रेडिकल, जैसा कि एक पॉइंट तुम्हें पता लग गया, क्या पता लग गया, होमोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज या बॉन्ड फिशन, ठीक है, इसके द्वारा कार्बन फ्री रेडिकल बनाया जाता है, ठीक।
ये पॉइंट तो आपको पता ही लग गया। यानी इसकी प्रिपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के थ्रू कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आपको पता हो गई। दूसरा पॉइंट ये कि कार्बन फ्री रेडिकल वही कंपाउंड बनाते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। तीसरा, वो उनके बीच में बनने वाला जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, द एटम possess प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि द कार्बन फ्री रेडिकल आर दोज इन विच द कार्बन atom carries one unpaired electron. They are usually formed on homolytic bond cleavage of bond at high temperature in the gaseous phase in non-polar solvent. ठीक है, कहने का मतलब समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि हाँ, एक पॉइंट और लिख सकते हो कि कैसा फेज होना चाहिए, गैसियस फेज, ठीक है। एटम किस फेज में हो, गैसियस फेज में होगा, तभी बॉन्ड क्लीवेज का होगा, ठीक है। एक पॉइंट और हो सकता है कि जिस सॉल्वेंट, जिस मीडियम में इसको रिएक्ट कराया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, नॉन पोलर, इसलिए कह रहा है नॉन पोलर सॉल्वेंट लीजिए, ठीक है। अगर इन जनरल ऐसे बात की जाए तो इसको बनाने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन वो ये है कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर और यूवी रेडिएशन, ठीक है ना। चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे यूवी रेडिएशन हो, ये 2 चीज़ें अगर होती हैं तो यहाँ पर आप पाओगे कि एक पैरा मैग्नेटिक स्पीसीज जिसे हम कार्बन फ्री रेडिकल कह रहे हैं वो बनती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि बॉन्ड कैसा हो आपका, बॉन्ड आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए या प्योर कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। उसके साथ साथ वो एटम या कंपाउंड जो है वो गैसियस फेज में होना चाहिए। मीडियम आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कब होगा, जब दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सपोज करो कि एटम ए और बी है तो इनके बीच की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उस कंडीशन में ही यहाँ पर बॉन्ड को हम क्या कह पाएंगे कि वो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है। और जब प्योर कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज के कॉन्सिक्वेंस में उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, फ्री रेडिकल ही हो सकता है, ठीक है। तो कार्बन की बात की जाए तो कार्बन में कहाँ कहाँ पर नॉन पोलर बॉन्ड मिलता है आपको, नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे देखिए मीथेन की बात कर लीजिए, यानी सारे के सारे कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर इन नेचर, ठीक। तो जब नॉन पोलर होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन दे सकते हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन के फलस्वरूप यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। से लिखा जा सकता है कि मान लीजिए हम ये कहें कि भाई कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर 2 मेथड हम देख सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल आर फॉलोइंग 2 मेथड्स, ठीक है। फॉलोइंग 2 मेथड्स, पहला मेथड कौन सा होगा, फर्स्ट है फिजिकल मेथड, ठीक है। फिजिकल मेथड में क्या हो सकता है, बाई यूवी रेडिएशन, ठीक है, बाई यूवी रेडिएशन, या ये हो सकता है कि बाई हीटिंग एट हाई टेम्परेचर, ये भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर हो सकते हैं। या दूसरा जो मेथड हम कह रहे हैं वो कौन सा है, केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड है। तो केमिकल मेथड जो होगा उसमें क्या होगा, केमिकल मेथड में इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, व्हाट इज परऑक्साइड, परऑक्साइड क्या होता है, देखिए परऑक्साइड वो ऑक्सीजन एटम होता है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है वो -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड केस में
ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो मेनली 3 फॉर्म में पाया जाता है, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला होता है पर ऑक्साइड, या जो सबसे जनरल फॉर्म है कौन सी है, ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड कह सकते हो। ठीक है, सुपर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ऑक्साइड में -2 होगी, और इसमें कैसी होगी, माइनस फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, कैसी होगी, फ्रैक्शन में होगी। तो ये 3 तरह के फॉर्म आपको मिलते हैं, इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। कोई और दूसरा फ्री रेडिकल वहाँ पर प्रेजेंट रहा हो पहले से, जिसकी वजह से ये जो दूसरा एटम आप लेने चल रहे हो, चाहे वो कार्बन का है, कार्बन का ही है क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, तो कार्बन फ्री रेडिकल दूसरे किसी फ्री रेडिकल, जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, या समटाइम कोई भी एक फ्री रेडिकल वहाँ पर लिया गया, तो उस फ्री रेडिकल की वजह से ये कार्बन भी क्या होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये 2 मेथड हैं हमारे जिससे हम कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर कि कार्बन फ्री रेडिकल जो बनता है वो कब बनता है, जब टेम्परेचर कैसा हो, बहुत हाई टेम्परेचर हो। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो बॉन्ड होगा, सपोज करो इसी की बात कर लो, मीथेन की बात करो, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होगी। ठीक है, उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई होगी, जिसकी वजह से इसको आराम से डिसोसिएट नहीं किया जा सकता, इसको आराम से तोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, या यूवी रेडिएशन चाहिए, या हाई हीटिंग चाहिए, या पेरोक्साइड प्रेजेंट हो, या रेडिकल प्रेजेंट हो। तो ये इनमें से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो करेगी तो वहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे एटम भी हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिंगल बॉन्ड सी, PH PH PH, और इधर भी 3 PH लगा दिए जाएं। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1 1 1, 2 2 2, हेक्सा फेनिल एथेन। ठीक है, 1 1 1 2 2 2, हेक्सा फेनिल मेथेन। ये क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत लो हो जाती है, और बॉन्ड एनर्जी बहुत लो हो जाने की वजह से इसको बिना किसी प्रयास के, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट भी देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा कोई और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े आराम से क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा फ्री रेडिकल में। ठीक है, और उतनी ही आसानी से वापस फिर से बन भी सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। PH PH PH, एक फ्री रेडिकल इसके पास आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, मतलब दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। रीजन क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जिसके वजह से इनके बीच में एक प्रोसेस होती है जिसे बोलते हैं, एक इफेक्ट है स्टेरिक हिंडरेंस, इसको भी अभी आगे पढ़ना है, स्टेरिक हिंडरेंस, जिसकी वजह से रिपल्सन एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन अगर होती है तो यानी कार्बन फ्री रेडिकल को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो कार्बन फ्री रेडिकल को बनाने का जो तरीका है वो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा हुआ है, उसमें क्या पढ़ा कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारे पास पहले से एक रेडिकल प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन को आप इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्या करते हो, हीट कराते हो, तो क्लोरीन क्या होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है ना, क्लोरीन क्या होगा, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब क्लोरीन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा उस कंडीशन में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसी भी, चाहे मेथेन ही क्यों ना हो, उसको आसानी से किस में कन्वर्ट कर सकता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये क्या होगा, फ्री रेडिकल इसके ऊपर अटैक करेगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आएगा, एक इलेक्ट्रॉन CH3 के पास चला जाएगा, बनेगा क्या, बनेगा HCl। ये खुद तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन मेथिल को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप कार्बन फ्री रेडिकल बना पाए। ठीक है, इस तरह से क्या बना पाए, कार्बन फ्री
रेडिकल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम कार्बन फ्री रेडिकल बना पा रहे हैं। ठीक, और जो मेथड्स हम लोगों ने देखे, अब जैसे एक मेथड हम लोगों ने देखा हुआ था इससे पहले, हम लोगों ने बोला था कि भाई अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, फ्री रेडिकल नहीं प्रेजेंट होता, यूवी रेडिएशन नहीं होता, तो क्या होना चाहिए, पराऑक्साइड दिखाई पड़ना चाहिए। तो पराऑक्साइड इफेक्ट जो है, इसको हम आगे जब पढ़ते हैं, मार्कोनी एंटी मार्कोनी का रूल पढ़ा जाएगा, उस समय देखा जाएगा कि डबल बॉन्ड रहेगा और पराऑक्साइड के प्रेजेंस में जो हैलोजन मॉलिक्यूल और H+ और Cl- होंगे, या X- या Br- होगा। ठीक है, वो किस तरह से जुड़ता है और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसको भी देखा जाएगा आगे। तो ये हो गया इसके बनाने का तरीका। किसके बनाने का तरीका, फ्री रेडिकल को बनाने का तरीका। ठीक है, अब ज़्यादा जाएंगे तो फिर क्या होगा, हम लोग टॉपिक को छोड़ देंगे। केमिकल रिएक्शन के कॉमन जो रिएक्शंस हैं, जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है, उसमें CH4 + 4Cl2 गिव्स आउट CCl4 + 4HCl। सबसे कॉमन रिएक्शन जो सबसे पहले पढ़ी जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे पहचानेंगे? देखिए, रिएक्शन पहचानने का तरीका तो हम लोग आगे सीख ही लेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, सब्स्टिट्यूट फ्री रेडिकल कब होगी, जब फ्री रेडिकल तब होगी जब जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर नेचर का होगा। उस कंडीशन में रिएक्शन इन जनरल फ्री रेडिकल ही होती है। ठीक है, वैसा ही आपको रिएक्टेंट दूसरा भी दिख रहा है, तो जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर तो फ्री रेडिकल फॉर्म में ही अटैक करेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर दिखाया। तो इसको, ये जो रिएक्शन होती है, इसकी जो मैकेनिज्म लिखी जाए, अगर मैकेनिज्म लिखी जाएगी आगे, इसको भी देखा जाएगा। तो मैकेनिज्म में क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म में लिखा जाएगा कि जो पहला स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, मुक्त मूलक का निर्माण। दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन। चेन प्रोपेगेशन। ठीक है, चेन प्रोपेगेशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर देखना चाहें कि चेन प्रोपेगेशन क्या होता है, ठीक है, अगर उसको देखना चाहें तो यहाँ पर ऐसे होगा कि ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये अगले CH3 या CH4 को ढूंढेगा रिएक्शन करने के लिए। सपोज करो कि हमें मिल जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और इस पर मेथिल फ्री रेडिकल अटैक करे तो क्या करेगा भाई, जब वो अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है, जब फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी फ्री रेडिकल के फॉर्म में आना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन CH2 को, अगला इलेक्ट्रॉन दूसरे CH2 को मिलेगा। जिस CH2 को जिस पे अटैक कर रहा है उसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और अगला फ्री रेडिकल बन के तैयार है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू फ्री रेडिकल बन जाएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये तो चेन प्रोपेगेशन जो स्टेप होगा, इसका मेन एम क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेडिकल। ठीक है, नए रेडिकल का फॉर्मेशन करना इसका मेन एम होगा, जिसकी वजह से जब तक कि ये चांस बना रहेगा कि फ्री रेडिकल, नया फ्री रेडिकल बन सकता है, तब तक के आपका जो चेन है वो प्रोपोगेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। रोकने के तरीके हैं कि अगर उसमें से जो ये रेडिकल बनना है, इसको यहीं पर क्या कर दिया जाए, इंटरप्ट कर दिया जाए, इसको नॉर्मलाइज कर दिया जाए, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, एक नया इलेक्ट्रॉन लाके इसको क्या कर दिया जाए, रोक लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम नॉर्मल रिएक्शन चलने देते हैं, तो चेन प्रोपोगेशन तब तक ही चलता रहेगा जब तक कि नया रेडिकल बनता रहेगा। ठीक है, उसके पास चांस रहेगा सब्स्टिट्यूशन करने का या रिप्लेसमेंट करने का, तो उस समय तक वो क्या करेगा, रिएक्शन करता रहेगा और आगे चेन को प्रोपेगेट करता रहेगा, चेन को बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती जाती है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, एक छोटे से मॉलिक्यूल से एक उसी जैसा एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर लो, ठीक है, या एग्जांपल के लिए कैसा कोई ग्लूकोज से सेलुलोज बनाना है, ग्लूकोज से आपको क्या बनाना है, ग्लाइकोजन बनाना है, या ग्लूकोज से आपको स्टार्च बनाना है। ऐसे जितने भी रिएक्शंस होंगे जिसमें पॉलीमराइजेशन होता है, चाहे वो नेचर में हो चाहे नॉन नेचर, जैसे नायलॉन हो गया या वगैरह वगैरह बहुत सारी सिंथेसिस हो गई, उन सभी केसेस में यहाँ पर जो
रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। तो उसमें अगर नॉन पोलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो कैसा होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि भैया तब तक चेन प्रोपोगेशन होती रहेगी जब तक कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू रेडिकल का चांस बना हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट ये आता है कि चेन को जब ये काम खत्म होगा तो चेन को टर्मिनेट करना है। चेन टर्मिनेशन क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, चेन को टर्मिनेट करना जाए तो टर्मिनेट करने का क्या तरीका होगा, वही जो बताया कि भाई हमारे पास एक और फ्री रेडिकल हो, सपोज करो कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, हमने लाके इसके साथ जोड़ दिया, चाहे ये हो और चाहे ये हो। अगर ये लाते तो कॉम्बिनेशन हो गया, ये लाएंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप के रेडिकल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, इस तरह से करके चेन को हम टर्मिनेट कर देंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी तरह से हम फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसकी ज्योमेट्री का और स्टेबिलिटी का नंबर है, कर रहे हैं किसकी, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या होगा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, देखो इसको। जैसे कि कार्बन के बारे में आप जानते हो, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन कैसे हों, अनपेयर्ड हों। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2p जो है ऑर्बिटल, इसमें तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, भाई ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसके पास जगह होती है और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आउटर मोस्ट में चला जाता है। ठीक है, जो ऑर्बिटल खाली रहता है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ट्रांजिट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से करके अब आप देख रहे हो कि क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अगर आप CH3 की बात कर रहे हो, क्योंकि CH4 फ्री रेडिकल तो बनता नहीं, बनता क्या है, CH3 फ्री रेडिकल ही बनता है। तो किस कंडीशन में बनेगा, जब एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का और दूसरा हाइड्रोजन का, लेकिन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया, अकेला रह गया ना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन कैसा है, अकेला है। ठीक है, रेडिकल फॉर्म में है, जिसे क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेट में है, अनपेयर्ड है, कैसा है, अनपेयर्ड। इसीलिए आपका जो फ्री रेडिकल होता है, क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होता है आपका, फ्री रेडिकल आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो क्यों ऐसा कहा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पढ़ोगे तो आप समझ लोगे क्यों ऐसा कहा। क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होने के बाद उसके ऑर्बिटल में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है तो उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, फीवली मैग्नेटाइज्ड करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसे हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ दीजिए, आप सीधे बस इतना समझिए कि अगर ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे मान लो ये कंडीशन होती, तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड क्या हो जाता, डायामैग्नेटिक हो जाता। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कार्बन की अब ज्योमेट्री क्या आती है, ज्योमेट्री आएगी, पहला वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुआ एक s का और 2p के, तो आ गई sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या आ गई, sp2। sp2 के लिए ज्योमेट्री होती है हमारी, क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, प्लेनर का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल के जो तीनों बॉन्ड हैं वो एक ही प्लेन पर हैं। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेन पे नहीं है। अगर ऐसे प्लेन बना दिया जाए तो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही प्लेन पर रखे हुए हैं सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसमें जो ये p ऑर्बिटल है ये खाली है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ये जो ज्योमेट्री है आपकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। जो बॉन्ड एंगल होगा कितना होगा, 120 डिग्री। ठीक, तो ये हो गई आपकी ज्योमेट्री, किसकी, फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री हो गई। ठीक है, ज्योमेट्री जो देख रहे हो तो क्या क्या लग रहा है कि क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्या है, CF3 फ्री रेडिकल। ठीक है, CF3 फ्री रेडिकल यानी ट्राईफ्लोरोमेथिल फ्री रेडिकल। क्या बोला जाएगा, ट्राईफ्लोरोमेथिल फ्री रेडिकल, ट्राईफ्लोरोमेथिल
फ्लोरोमेथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल होगा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये कैसा होता है, पैरामिडल। और सारी चीज़ें सेम है, लेकिन ये जो तीनों बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्लेन पे नहीं होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट प्लेन्स पे होते हैं। मतलब ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो दो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनमें देखो ये वाला बॉन्ड जो है ये बैक पोजीशन में है, इसीलिए इसे डॉटेड दिखाया गया। ये फ्रंट है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और ये ऑन द प्लेन है। ये बियॉन्ड द प्लेन हो गया, ये अबव द प्लेन हो गया, और ये ऑन द प्लेन हो गया। ये भी ऑन द प्लेन है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑन द प्लेन है, और ये बॉन्ड भी ऑन द प्लेन है। लेकिन ये दोनों जो हैं, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, पैरामिडल होता है, ना कि उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। CF3 फ्री रेडिकल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, पैरामिडल होता है, उसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की। देखिए, स्टेबिलिटी जो है वो आपके इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इस पर डिपेंड करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इन इफेक्ट्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे निश्चित तौर से। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ रेडिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना क्लियर हो जाने के बाद आप स्टेबिलिटी को ऐसे ही याद रखेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ, कौन कौन से फ्री रेडिकल पढ़ लिए भाई। एक कार्बन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया, हो गया फ्री रेडिकल। ठीक, अब इसकी वैलेंसी हम सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो हम बेंजीन से कर दे रहे हैं, PH PH PH। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब डीलोकलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री रेडिकल है डिस्पर्स हो जाएगा, और डिस्पर्स हो जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो कुछ कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, PH PH, एक हाइड्रोजन लगा लीजिए, PH, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। लगातार क्या करते जा रहे हैं, एक एक करके हम कम करते जा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके हम यहाँ पर कम करते जा रहे हैं। इसके बाद अगर देखते हो तो इसके बाद फिर आपका एलाइल रेडिकल आ जाता है, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद फिर आपका मिथिल ट्राई मिथिल कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद CH Me फॉर मेथिल के लिए। ठीक है, CH2 फ्री रेडिकल, और आखिरी में CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, ये है स्टेबिलिटी का ट्रेंड, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, इसको आप देखते रहिएगा।